अभी हमने पूछा था कि जलीय विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की जो विधि, हमने कहा ना कि 4 विधि, 2 विधि, 3 विधि, 1 विधि कुछ पूछा जा सकता है तो नाम क्या है। सबसे पहली बात तो या इसे ऐसा ही पूछा जा सकता है, ठीक है। ये पहली विधि है हमारी मोलरता, जो सभी लोग जानते हैं कि मोलरता क्या है, ठीक है। इसमें 1 लीटर में विलयन में घुले हुए मोलों की संख्या है, ठीक है। और इसको कैसे लिखते हैं, विलय की मोलों की संख्या मल्टीप्लाई एम अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। और दूसरा कैसे लिख सकते हैं 1000, ठीक है। और विलय की मात्रा और एम और विलय के अणुभार और आयतन लीटर में, इस तरह से लिख सकते हैं, मोलरता के रूप में इसे व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा हमारा होगा मोललता, ठीक है। मोललता, मोललता में क्या होगा, 1000 ग्राम विलायक में घुले पदार्थ विलय की मोलों की संख्या होगी, तो आपको इसका भी फार्मूला पता है। तीसरा हमारा है मोल अंश, किसके रूप में, मोल अंश के रूप में, ठीक है। तो ये देख लीजिए मोलरता और मोललता तो आप बहुत बार जान चुके हैं। मोल अंश देख लीजिए, मोल अंश में क्या होता है कि विलयन में उपस्थित जो हमारे विलयन में उपस्थित, ठीक है, विलय या विलायक, ठीक है, के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात, ठीक है। यानी कि जो हमारे विलयन में विलय विलायक के मोलों की संख्या है और जो हमारे विलयन में कुल मोलों की संख्या है, ठीक है। यानी जितना आपने लिया है और कुल कितने हुए उससे आप डिवाइड कर दीजिए, या उसके दोनों को अनुपात कह लीजिए। दोनों ही अनुपात का मतलब यही जो आप दोनों के बीच में क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, अनुपात वही कहा जाता है, ठीक है। तो कंपेयर कर देंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, मोल अंश कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें विलय और विलायक के मोलों की संख्या को हम मान लेते हैं। मान लिया कि हमारे विलय के मोलों की संख्या क्या है, विलय की मोलों मान लेते हैं, विलय के मोलों की संख्या हमारी हमने मान लिया n हो गई। और विलायक का कितना हो गया, विलायक का मान लिया कि कैपिटल N में लिख लिया। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, विलय के मोल अंश क्या हो जाएंगे, विलय का मोल अंश ये हो जाएगा हमारा, इसको हम x से दिखा दें, x1 करके और दूसरे वाले को x2 करके दिखा देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा स्मॉल n अपॉन n प्लस कैपिटल N, ये हो जाएगा। और विलायक में क्या हो जाएगा, विलायक का मोल अंश, विलायक का मोल अंश, ठीक है, x2 लिख दीजिए। इसको कैसे लिखाइएगा, कैपिटल N पर n प्लस कैपिटल N, ठीक है। इस तरह से हम विलय के मोल अंश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और चौथा हमारा 4 नियम बताएं। तो पहला नियम मोलरता था, जो आप जानते हैं, मोलरता भी आप कई बार जान चुके हैं। जब आप लिखिएगा इसे, अगर आपसे डिटेल में पूछा जाता है तो आप इसके डेफिनेशन के साथ इसका फार्मूला भी दे दीजिएगा। मोलरता में मोल अंश जो बता रहे हैं वो आप दीजिएगा, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिएगा। इस तरह विलय के मोल अंश हो गए। अब द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में क्या होता है, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत कैसे करते हैं, जो विलय होता है उसके पदार्थ के द्रव्यमान भागों की वो संख्या जो कि विलयन के 100 ग्राम द्रव्यमान भागों में उपस्थित हो, ठीक है, वो विलयन के द्रव्यमान की प्रतिशतता कहलाती है। यानी विलय पदार्थ के द्रव्यमान भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 ग्राम द्रव्यमान भागों में उपस्थित हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक है। यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत, ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू
विलेय की ग्राम में मात्रा, ठीक है, अपॉन विलायक की ग्राम में मात्रा, विलायक की ग्राम में मात्रा, और ये हो जाएगी हमारी मल्टीप्लाई 100। ये हो गई हमारी द्रव्यमान प्रतिशतता। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशतता निकालना हो, ठीक है, इससे अलग अलग से पूछा जा सकता है कि चारों पॉइंटों को अलग अलग रूप में आपको या शॉर्ट नोट टाइप में पूछा जा सकता है, या आपसे 4 तरीके पूछ लिया क्या काम करने के लिए पूछेगा, जलीय विलयन की सांद्रता व्यक्त करने के लिए 4 विधियां। तो 4 अलग अलग विधियां भी हो गई, अलग अलग पॉइंट हो गए जो आप सबको मालूम हो गया। ठीक है, निकालने हैं, इसमें संबंध निकालना, नार्मलता और मोलकता, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो नार्मलता सबको मालूम होगी, नहीं मालूम है तो देख लीजिए। 1 लीटर में, ठीक है, 1 लीटर में घुली हुई विलेय की ग्राम में तुल्यांक की संख्या, ठीक है, को क्या कहते हैं, विलयन की नार्मलता कहते हैं। ठीक है, नार्मलता ठीक कहते हैं। अब हमें इनसे दोनों में संबंध निकालते हैं। संबंध क्या होगा, देखिए, ठीक है, और ये मालूम हो गया कि इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नार्मलता में को, और इसका फार्मूला क्या होगा, नार्मलता इज इक्वल टू हो जाएगा विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांक संख्या और अपॉन विलयन का आयतन लीटर। ठीक है, लीटर में। इस तरह से हमारा हो गया, यानी कि विलेय पदार्थ का ग्राम तुल्यांक मान ज्ञात करने के लिए हम विलयन के कुल आयतन से इसको विभाजित कर देते हैं, तो हमें विलयन की नार्मलता निकल जाती है। ठीक है, अब नार्मलता जो है विलयन की कैसे ले सकते हैं, जैसे n है, n से रिप्रेजेंट कर दिया। अब सेमी नॉर्मल विलयन हो तो n/2, पेंटी नॉर्मल हो तो n/5, डेसी नॉर्मल हो तो n/10, और सेंटी नॉर्मल हो तो n/100। इस तरह से n लिखने के बाद हमारा जैसे जैसे हमसे पूछा जाता है वैसे वैसे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे n/5 का हो गया क्या, पेंटी नॉर्मल, 10 का हो गया हमारा डेसी नॉर्मल, और 100 का हो गया हमारा, ठीक है, डेसी नॉर्मल विलयन, 100 का हो गया हमारा सेंटी नॉर्मल, और मिली नॉर्मल हो गया। यानी कि किसी विलयन की अगर मोलरता दी गई हो तो हम नार्मलता कैसे निकालेंगे, नार्मलता के लिए हो जाएगा हमारा सूत्र मोलरता और गुणे तुल्यांक संख्या। ठीक है, इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लिया हमारे पास एक क्वेश्चन हो कि माना, ऐसे नार्मलता हम ज्ञात कर सकते हैं, फिर संबंध ज्ञात कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, माना कि 4.9 ग्राम जो है H2SO4 को जल में घोलकर 5 लीटर आयतन का विलयन बनाया गया। ठीक है, ऐसे आपको जल्दी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो विलयन की नार्मलता हमें ज्ञात करनी है। क्या कह रहा है हमसे कि 4.9 ग्राम का H2SO4 है और उसको हमने जल में घोल लिया। कितने लीटर जल में, 5 लीटर। ठीक है, 5 लीटर आयतन का हमने विलयन बनाया, तो विलयन की नार्मलता क्या कहलाएगी, तो जो हमारा H2SO4 का जो है द्रव्यमान होगा, H2SO4 का द्रव्यमान, ठीक है, अपन जो हमारा H2SO4 का तुल्यांक होगा। ठीक है, तो तुल्यांक का द्रव्यमान हो गया। ठीक है, और गुणे विलयन का आयतन, क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन, इसका हम इस्तेमाल कर लेंगे।
तो क्या हो जाएगा हमारा नार्मलता इज इक्वल टू जो हमारा आया 4.9 है और ये हमारा 49 मल्टीप्लाई 5 लीटर में था। अब जब आप कर लेंगे तो क्या निकलेगा, n इज इक्वल टू क्या यूज कर रहे हैं 1/50। ठीक है, ये कट गया हमारा 0.1 आ गया, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर 10 का तो नीचे आ जाएगा 50, यानी कितना आ जाएगा 1/50 आ जाएगा। यानी जो नॉर्मलता हुई विलेन की वो n क्या हो गई 50 की हो गई। ठीक है, इसका मतलब यह है कि विलेन में कितने आयन क्रिया कर रहे हैं, उन आयनों की जो संख्या है वो ग्राम तुल्यांक उसको संख्या कहते हैं। यानी कि ग्राम तुल्यांक संख्या का मतलब ये होता है कि विलेन में कितने आयन क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लिया विलेन का ग्राम तुल्यांक है तो विलेन में कितने आयन विलेन में क्रिया कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, आयनों की संख्या को ग्राम तुल्यांक संख्या हम कहेंगे। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ढेर सारे हैं, जैसे मान लिया हमारे पास NaOH हो, NaOH का जो है हमने 0.1381 मोल घोल लिया, 300 मिली का विलेन बनाता है, तो विलेन की नॉर्मलता हमें ज्ञात करनी है। तो NaOH का जो Na है और आयन विलेन में जो क्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि विलेन Na की विलेन के आयनों की संख्या जो है वो कितने हैं, NaOH में आयनों की संख्या Na की कितनी है 1 होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा जो है ले लीजिए 300 और 1000 ले लीजिए, कितना आ गया 0.300 लीटर आ गया। नॉर्मलता निकालनी हो तो जितना हमारे पास ये दिया गया है इसमें जो है 0.300 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई 1 करिए, n क्या आ जाएगा हमारा 0.460। ठीक है, ये आ गई हमारी नॉर्मलता। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन पूछा जाए उसी हिसाब से आप फार्मूले का इस्तेमाल करके नॉर्मलता निकाल सकते हैं। ये थी हमारी नॉर्मलता। अब हमें संबंध ज्ञात करना है, फिर नॉर्मलता और मोलरता में संबंध क्या होगा, तो दोनों के फार्मूलों को लिखिए और आप उसे क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करके आप क्या निकाल सकते हैं, दोनों में संबंध निकाल सकते हैं। नॉर्मलता एवं मोलरता में संबंध, नॉर्मलता सबको पता है n और m, इन दोनों के बीच में संबंध हमें लिखना होगा, तो हम क्या करेंगे नॉर्मलता हो जाएगी हमारी, सबको पता है डेफिनेशंस। ठीक है, ये हो गया। और मोलरता क्या हो गया हमारा, मोलरता हो गया हमारा 1000 मल्टीप्लाई और MB और V। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया। ठीक है, दोनों में अब हम संबंध निकालते हैं तो क्या हो जाएगा नॉर्मलता अपॉन मोलरता। ठीक है, ये करेंगे तो जाएगा हमारा MB अपॉन EK। ठीक है, EK हो जाएगा और नॉर्मलता E इज इक्वल टू मोलरता MB। ठीक है, इस तरह लिख देंगे तो हो जाएगा हमारा ये संबंध जो आएगा नॉर्मलता, ये हमारा नॉर्मलता मल्टीप्लाई तुल्यांकी भार है और ये हमारा मोलरता है और ये हमारा विलेय का अणुभार है। ठीक है, विलेय का अणुभार है। ठीक है, सबको मालूम हो गया क्या क्या लिखा हुआ, विलेय का अणुभार कौन है, तुल्यांकी भार E है हमारा। ठीक है, और अणुभार को हम W से लिख रहे थे। ठीक, MB मतलब M और B, M मतलब मॉलिक्यूलर और हमारा अणुओं की जो संख्या विलेय की। ठीक है, इस तरह से हम नॉर्मलता और मोलरता में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए न्यूमेरिकल में, यूरिया का एक जलीय विलयन का भारानुसार वो 6% है और विलयन में यूरिया और जल का मोल प्रभाव फाइंड करना है आपको। यूरिया का अणुभार दिया गया है तो हम क्या करेंगे, पहले यूरिया के मोल, ठीक है, n, ये क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा 60। ठीक है, क्या आ गया ये 0.1 आ गया। अब जल की मात्रा कितनी हो जाएगी, ये 100 में से हम 6 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारा 94 ग्राम। ठीक है, इस तरह से जल के मोल n
निकाल देंगे तो 94 अपॉन हमारा जल का होता है 18 निकाल लीजिएगा, ये पहले भी निकालना हमने सिखाया है। 94 अपॉन 18 हो गया, ये कितना आ जाएगा 5.2 आ जाएगा। ठीक है, कुल मोल कितना हो जाएगा, कुल मोल कितना आ गया 0.1 और प्लस 5.2, ये कितना आ जाएगा हमारा 5.3। ठीक है, अब यूरिया का मोल प्रभार देखते हैं। यूरिया का मोल प्रभार क्या हो जाएगा n अपॉन n प्लस कैपिटल N। ठीक है, ये होता है मोल प्रभार, भी आपने देखा था। ये हो जाएगा हमारा 0.1 और ये टोटल कितना है 5.3। इसे डिवाइड करेंगे आप तो क्या कितना आ जाएगा 0.0188। ठीक है, इसी तरह से जल का निकाल लें, जल का मोल प्रभार निकाल लेंगे तो जल का देखिए फार्मूला हमारा हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे n अपॉन n प्लस कैपिटल N। ये कितना हो जाएगा 5.2 ये आया था और 5.3 ये आया, इसको डिवाइड करेंगे 0.982 आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो। नेक्स्ट है चीनी के सीरे। ठीक है, सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी यानी C12H22O11। ठीक है, ये है चीनी है, इसमें चीनी में के जो है सीरे। ठीक है, सीरे में चीनी की मोललता, सीरे में चीनी की मोललता ज्ञात करनी है। ठीक है, मोललता ज्ञात करनी है। तो पहले तो लिख लीजिए जितनी सारी चीजें दी गई हैं आपको। सीरे के विलयन की मात्रा, ठीक है, कितनी है ये दी गई है 214.2 ग्राम। ठीक है, दूसरी यानी कि और चीनी की कितनी है, चीनी की मात्रा कितनी है, चीनी की मात्रा है हमारी, इसको किससे लिखेंगे W से। ठीक है, स्मॉल w 34.2 ग्राम। ठीक, तो विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा कैपिटल W से निकालेंगे, निकाल लीजिए, माइनस कर दीजिए, इसमें से निकल जाएगा 214.2 माइनस 34.2, ये है हमारा ग्राम में। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 180 ग्राम, या किलोग्राम में आ जाएगा तो आ जाएगा 0.180 किलोग्राम। ठीक, अब चीनी की मोललता ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, किससे ज्ञात करेंगे W अपॉन M मल्टीप्लाई कैपिटल W। ठीक है, लिख लेते हैं वैल्यू 34.2 था और 342 मल्टीप्लाई 0.180। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.55 मोलल। ठीक है, ये था हमारे चीनी की मोललता। क्वेश्चन है हमारा भारा अनुसार 25% हमारा ग्लिसरॉल है, उसके विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका विलयन का अर्थ जो भारा अनुसार दिया गया है, इसका विलयन में क्या अर्थ है ग्लिसरॉल का, इसका अर्थ है कि ये 100 ग्राम विलयन में 25 ग्राम। ठीक है, ये कह रहा है 25 ग्राम ग्लिसरॉल, 25 ग्राम ग्लिसरॉल और जो है हमारा 75 ग्राम वाटर है। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है, ये कह रहा है 25% ग्लिसरॉल के विलयन में, ठीक है, ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना करनी है। तो इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम विलयन में जो 25 ग्राम ग्लिसरॉल है और 75 ग्राम हमारा जो है वाटर है, तो C3H8O3 के मोल यानी ग्लिसरॉल के मोल, ठीक है, कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे और
इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 92 आएगा, डिवाइड कर दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 0.271 ग्राम। ठीक है। अब जल के मोल क्या करेंगे, 75% है तो 75 हो गया, ये 75 ग्राम है ये, और कितने का, 18 से डिवाइड करिए। ठीक है, 18 से डिवाइड करिए। ये किससे दिखाएंगे, कैपिटल एन से दिखाएंगे। 18 से डिवाइड कर दीजिए, 18 से डिवाइड करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 4.1, आ जाएगा 6। ठीक है, इतना आ गया। अब हम इसके मोलों की संख्या फाइंड कर सकते हैं, किसके, ग्लिसरॉल के, C3H8 वो 3 का मोल अंश। ठीक है, कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा n/n प्लस कैपिटल N। अब इसे कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या आया था, अभी आया था 0.271 और अपॉन स्मॉल n कितना है हमारा, ये भी उतना ही है 0.271 और प्लस 4.16। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे और डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.0611। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 ग्राम बेंजीन है, उसको 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, CCl4 में घोला जाता है। ठीक, घोला गया। ठीक, और जो बेंजीन है, बेंजीन और CCl4, ठीक है, इसका द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है, का द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, मास परसेंट, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक, ज्ञात करिए। तो बेंजीन का, पहले बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना हो जाएगा, बेंजीन का द्रव्यमान ठीक है, अपॉन कुल द्रव्यमान और मल्टीप्लाई 100। ये फार्मूला हमने बताया था, इसी फार्मूले का इस्तेमाल करिए। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 22 बेंजीन का। ठीक, और ये हो जाएगा 144 टोटल दोनों का द्रव्यमान, और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। ठीक है, और जिसको टोटल भी निकालने नहीं आएगा, सबको मालूम होगा कि बेंजीन में C6H6 होता है और हमारा CCl4 है, दोनों का वैल्यू रख करके निकाल लीजिए, द्रव्यमान निकल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, आ जाएगा 15.27%। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना मुझे। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना, CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत। तो क्या करेंगे, 100 में से इसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, 100 में से इसको माइनस कर दीजिए, 27, ये आ जाएगा हमारा 84.73%। ठीक है।